हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, ये हमारी विश्व इतिहास की सीरीज का तीसरा पार्ट है। इसमें हमने पहले पार्ट में वर्ल्ड वार वन और दूसरे पार्ट में औद्योगिक क्रांति की चर्चा की थी, और इस पार्ट में जो हमारा विश्व इतिहास का तीसरा पार्ट है, इसमें हम वर्ल्ड वार टू की संपूर्ण चर्चा करेंगे, संपूर्ण अध्ययन करेंगे हम इस पार्ट में वर्ल्ड वार टू का। और अगर वर्ल्ड वार वन आपने मिस किया है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त करके वर्ल्ड वार वन को और औद्योगिक क्रांति को आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में वर्ल्ड वार टू के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया गया है, जो एग्जाम्स में आने की जिनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो उन सारे फैक्ट्स को इस वीडियो में डाला गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड वार टू। सबसे पहले हम वर्ल्ड वार टू को सारांश के रूप में देखेंगे, जिससे हमको आगे की जो हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे उसमें हमको बहुत ही आसानी रहेगी। वर्ल्ड वार टू जो था, द्वितीय विश्व युद्ध, यह युद्ध अभी तक मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसकी शुरुआत 1939 ईस्वी को हुई थी और अंत 1945 ईस्वी को हुआ था। 1939 को ये स्टार्ट हुआ और इसका जो लास्ट हुआ, इसकी जो अंत हुई इस युद्ध का, वो 1945 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वार में लगभग 70 देशों ने भाग लिया था। भाग लेने वाले देशों की संख्या की अगर बात करते हैं तो लगभग 70 थी जिसने वर्ल्ड वार टू में भाग लिया। और सारे देशों ने, मतलब जो 70 देश थे, संपूर्ण 70 देशों ने इस युद्ध में अपनी जल, थल और वायु शक्तियों का भरपूर प्रदर्शन किया था। मतलब जिसके पास जितनी क्षमताएं थी, सैन्य शक्तियां थीं, चाहे फिर वो जल हो या थल हो या वायु, तीनों सेनाओं की शक्तियों का भरपूर प्रदर्शन इस युद्ध में सभी देशों के द्वारा किया गया। इस युद्ध में लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था, और जो मरने वालों की संख्या का आंकड़ा लगभग 5 करोड़ से 7 करोड़ के आसपास रहा। परमाणु हथियार इस्तेमाल होने वाला पहला युद्ध था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, यह पहला युद्ध था जिसमें परमाणु हथियारों का यूज किया गया। और इन्हीं परमाणु हथियार के यूज के कारण युद्ध का जो परिणाम था वह मित्र राष्ट्रों के पक्ष में गया। अगर ये पूछेंगे कि मित्र राष्ट्रों की विजय का मुख्य कारण क्या था, उनके द्वारा जो परमाणु हथियारों का यूज किया गया वही जो युद्ध के परिणाम का मुख्य कारण साबित हुआ। लास्ट में यह युद्ध 2 गुटों में बटा हुआ था, जैसे कि प्रथम युद्ध भी 2 गुटों में बटकर लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध, उसकी चर्चा हमने पीछे की थी। और इस प्रकार ये भी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र 2 गुटों में बटा हुआ था। मित्र राष्ट्रों में जो प्रमुख देश थे उनमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ व चीन शामिल थे। इनके साथ जो युद्ध करने वाले देश थे उनको मित्र राष्ट्र की श्रेणी में रखा गया है। और धुरी राष्ट्र वे देश जो जर्मनी और जापान का साथ दे रहे थे। तो इस प्रकार 2 गुट थे, मित्र राष्ट्र व धुरी राष्ट्र। अब यह विस्तार से पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रही, सेकेंड वर्ल्ड वार की मुख्य पृष्ठभूमि क्या रही। तो जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में हमने चर्चा की थी, वर्साई की संधि की विस्तृत चर्चा की थी, तो इसमें हम थोड़ा सा सारांश से देखेंगे कि वर्साई की संधि क्या थी। वो आप उसकी डिटेल प्रथम उसमें विश्व युद्ध की श्रृंखला में वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जो वर्साई की संधि की गई उसमें मुख्य जो बातें थी उनकी अब चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो पहली बात तो वर्साई की संधि पर जर्मनी जब हार गया तो जर्मनी से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए, या फिर यह कह सकते हैं कि वर्साई की संधि जर्मनी पर थोप दी गई थी। इसी संधि में जर्मनी को अपना बहुत सारा जो भूभाग था वो फ्रांस को देना पड़ा था, और जो मित्र राष्ट्र थे उनके कहने पर, जो विजित राष्ट्र थे उनके कहने पर जर्मनी की सैन्य शक्ति को भी लिमिटेड कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था। जर्मनी को युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए अपने राजस्व से जो दूसरे राष्ट्र थे उनको बहुत अधिक भुगतान भी करना पड़ा था। 1917 में रूस में गृह युद्ध के बाद सोवियत संघ का निर्माण हुआ। जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में मैंने चर्चा की थी कि रूस जो रूसी क्रांति की वजह से
तो उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार से अपने आप को हटा लिया था। तो जब 1917 में रूस में गृह युद्ध हुआ, उसके बाद सोवियत संघ का निर्माण हुआ, जहां पर जोसेफ स्टालिन का शासन हुआ। और इसी काल में 1922 ईस्वी के आसपास इटली में जो बेनितो मुसोलिनी था, उसका एकाधिकार स्थापित हो गया। 1889 ईस्वी में जन्मे हिटलर की संपूर्ण चर्चा हम एक पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम हिटलर के बारे में सिर्फ सारांश से बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर वर्ल्ड वार 2 का है, तो हम इसमें सिर्फ वर्ल्ड वार की बात करेंगे। हिटलर के लिए हम एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम सिर्फ हिटलर, मुसोलिनी और इस प्रकार के जो भी हैं, मार्को पोलो, उन सब की चर्चा हम करेंगे। 1889 ईस्वी में जन्मे हिटलर को 1933 ईस्वी में जर्मनी के चांसलर का पद प्राप्त हुआ। जब हिटलर के द्वारा नाजी दल की स्थापना की गई, उस समय हिटलर का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। और ये कह सकते हैं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, कि उसी प्रभाव के कारण ही 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। और शासन में आते ही हिटलर ने बहुत ही जल्दी जर्मनी को पुनः जो उसकी खोई हुई शक्तियां थी, उसको वापस प्राप्त करने के लिए उसने बहुत अधिक संघर्ष करना आरंभ कर दिया। क्योंकि हिटलर ने संघर्ष करना आरंभ कर दिया, तो इससे जो मेन इफेक्ट पड़ा वो फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों की चिंताओं पर साफ झलक रहा था। उनकी चिंताएं बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि इटली अपने एकाधिकार को खोने के डर से चिंतित होने लगा। इटली अपना एकाधिकार नहीं खोना चाहता था। इसी डर से फ्रांस ने इटली की तरफ मित्रता की संधि स्थापित करने की कोशिश की, और उसने जो पहले से कब्जा कर रखा था इथियोपिया, उसको इटली को देने का फैसला किया, जो अफ्रीका में था। लेकिन वो दे नहीं पाया। इससे पहले ही जो 1935 ईस्वी में हिटलर ने वर्साई की संधि को तोड़ दिया और अपनी जो शक्तियां थी उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब हिटलर ने वर्साई की संधि तोड़ी, तो उसको नियंत्रित करने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस व इटली ने स्ट्रेसा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। स्ट्रेसा घोषणा पत्र जो स्ट्रेसा नामक शहर में हुआ था, जो इटली में पड़ता है, उसमें यह निर्णय लिया गया कि ऑस्ट्रिया की जो आज़ादी है उसको कायम रखा जाएगा, और जर्मनी को वर्साई की संधि तोड़ने से रोकने की बात उसमें कही गई। स्ट्रेसा घोषणा पत्र में यह निर्णय हुआ। लेकिन तीनों राष्ट्रों में आपसी मतभेद होने के कारण स्ट्रेसा घोषणा पत्र पूर्णतया असफल रहा। जो तीनों राष्ट्र थे उनमें आपसी मतभेद होने के कारण ये जो स्ट्रेसा घोषणा पत्र था वो पूर्ण रूप से असफल कह सकते हैं। बाद में सोवियत संघ ने फ्रांस से हाथ मिलाया, क्योंकि वह जर्मनी से अपनी पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से को बचाना चाहता था। सोवियत संघ ने फ्रांस से हाथ मिलाया क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसका जो पूर्वी यूरोप का हिस्सा है वो जर्मनी को प्राप्त हो। 1935 में इंग्लैंड ने वर्साई की संधि को दरकिनार करते हुए जर्मनी से स्वतंत्र करार किया और कुछ पुरानी शर्तों को कम कर दिया। इंग्लैंड ने यहाँ पर जर्मनी से जो है एक स्वतंत्र करार किया, जिसमें उसने वर्साई की संधि को बाईपास कर दिया और कुछ पुरानी शर्तों को भी कम कर दिया। 1935 में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया और इस चीज का समर्थन जर्मनी के द्वारा किया गया। क्योंकि जर्मनी ने इसका समर्थन किया था, इसी के नतीजे इटली ने जर्मनी को ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के लिए मंजूरी दे दी। उसकी जो मंशा थी जर्मनी की ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने की, उसकी मंजूरी इटली ने तब दे दी जब जर्मनी ने समर्थन किया इटली का, जब उसने इथियोपिया पे आक्रमण किया। अब जब ऑस्ट्रिया पे कब्जे की अनुमति के बाद 1936 में स्पेन में गृह युद्ध जब आरंभ हुआ, जिसमें जर्मनी और इटली ने वहां की राष्ट्रवादी ताकतों को भी समर्थन किया, और ये ताकतें सोवियत संघ वाली स्पेनिश गणराज्य के खिलाफ थीं। इस प्रकार इनका एक गुट तैयार होने लगा। राष्ट्रवादी ताकतों ने नए हथियारों के बल पर युद्ध को 1939 में जीत लिया। युद्ध का परिणाम जो था गृह युद्ध का, उसकी जो सफलता हुई वो नए हथियारों के बल पर 1939 में प्राप्त हो गई।
समय के साथ साथ आपसी तनाव बढ़ता गया, जिसमें एक दूसरे पर ताकतवर बनने की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा। क्योंकि युद्ध के मूल कारण भी अपनी सैन्य शक्ति और अपने साम्राज्य का विस्तार ही था, तो हर कोई युद्ध में अपना फायदा चाहता था। तो इस प्रवृत्ति ने जब जोर पकड़ा तो साथ ही साथ जर्मनी और इटली ने रोम बर्लिन समझौता किया। जर्मनी ने जापान के साथ मिलकर साम्यवादी विरोध करार किया। अब यहाँ पर जो जर्मनी के द्वारा और जो मुख्य राष्ट्रों के द्वारा समझौते हुए उनकी चर्चा करते हैं, तो रोम बर्लिन समझौता इटली और जर्मनी के बीच में हुआ। जर्मनी ने जो जापान के साथ मिलकर साम्यवादी विरोध करार किया, जिसमें चीन व सोवियत संघ एक खिलाफ काम करना था। इसने जब जर्मनी ने जापान के साथ मिलकर जो करार किया था साम्यवादी विरोध का, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि उसको चीन व सोवियत संघ के खिलाफ काम करना होगा। और बाद में जर्मनी और जापान के साथ इटली भी 1940 में इसमें शामिल हो गया। अब बात करते हैं कि युद्ध की दिशा कहाँ से आरंभ हुई या शुरुआत कहाँ से हुई। तो जो यूरोप और एशिया में जो मुख्य स्टार्टिंग हुई, उसमें चीन जापान का युद्ध प्रमुख रहा। चीन जापान के युद्ध की अगर बात करते हैं तो 1937 ईस्वी में चीन व जापान मार्को पोलो में आपस में लड़ रहे थे और जापान ने चीन पर पूरी तरह से दावा बोल दिया। चीन को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। हालांकि चीन सोवियत संघ का समर्थन शुरुआत से कर रहा था, किंतु जापान की सेना ने संघाई से चीन की सेना को हराना आरंभ कर दिया और जो राजधानी थी बीजिंग, उस पर भी कब्जा कर लिया। बाद में 1938 ईस्वी में चीन ने अपनी पीली नदी को बाढ़ग्रस्त कर दिया, जिससे चीन के पास तो थोड़ा समय अपने आप को बचाने के लिए मिल गया और इधर सीमा पर जापान और सोवियत संघ आपस में व्यस्त हो गए। आगे यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में इटली और जर्मनी की ताकतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और 1938 ईस्वी में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया और दूसरे देशों ने भी इसका ज्यादा विरोध नहीं किया। जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर 1938 में हमला कर दिया तो दूसरे देशों ने इनका कुछ खास विरोध नहीं किया और जब इस चीज का कुछ खास विरोध नहीं हुआ तो हिटलर की जो अपेक्षाएं थी वो और ज्यादा बढ़ गईं और इसके परिणाम स्वरूप हिटलर ने मध्य यूरोप में जो एक देश स्थित था चेकोस्लोवाकिया, उसके पश्चिमी हिस्से पर हमला कर दिया। उसका पश्चिमी जो हिस्सा था उसे सेदेनलैंड के नाम से जाना जाता था, उस पर हमला कर दिया हिटलर ने और यहाँ पर जो पश्चिमी हिस्सा था चेकोस्लोवाकिया का, वहां पर जर्मनी भाषा बोलने वालों की तादाद बहुत अधिक थी। इस हमले पर भी फ्रांस और इंग्लैंड, जब यहाँ पर हमला किया गया हिटलर के द्वारा, तो इस हमले पर भी फ्रांस और इंग्लैंड ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। केवल जर्मनी से एक वादा लिया कि वह अब हमला नहीं करेगा भविष्य में, लेकिन जर्मनी ने थोड़े समय में ही अपना जो कब्जा था वो संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर कर लिया। इस प्रकार चेकोस्लोवाकिया पर संपूर्ण कब्जा थोड़े ही समय में जर्मनी के द्वारा कर लिया गया, जब उसका कोई विशेष विरोध नहीं हुआ। विश्व युद्ध की शुरुआत कहां से हुई इसकी बात करते हैं तो अगस्त 1939 में जर्मनी और सोवियत संघ गैर आक्रामकता संधि पर दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए। गैर आक्रामकता संधि पर जब हस्ताक्षर हुए 1939 अगस्त में, तो सोवियत संघ को पता था कि फ्रांस और इंग्लैंड उससे पसंद नहीं करते। यही कारण था सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ यह संधि की। इस संधि में एक गुप्त प्रोटोकॉल शामिल था जिसको पोलैंड और यूरोप को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करने की योजना बनाई गई थी। जो ये गैर आक्रामकता संधि हुई 1939 में, अगस्त 1939 में, उसका जो मुख्य कारण था सोवियत संघ ने यह संधि क्यों की जर्मनी से, तो वो ये था कि वह फ्रांस और इंग्लैंड से उसके जो संबंध अच्छे नहीं थे, इसके कारण कुछ खास उसको पसंद नहीं करते थे, उसने जर्मनी से संधि कर ली। और इस संधि में जो गुप्त प्रोटोकॉल था उसमें यह था कि पोलैंड और पूर्वी यूरोप को अलग अलग हिस्सों में बांटने की योजना थी। सोवियत संघ के द्वारा जापान की सेना को अपनी सीमा से खदेड़ने के साथ ही जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, उसी दिन से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जो ऑफिशियल डेट अगर मानी जाती है वो 1 सितंबर 1939 मानी जाती है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके बाद
फ्रांस, इंग्लैंड और राष्ट्रमंडल के देशों ने जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो इन देशों ने उस पर युद्ध घोषित कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। लेकिन चूंकि विश्व युद्ध तो घोषित कर दिया, लेकिन पोलैंड को कोई विशेष सहायता प्रदान नहीं की और 17 सितंबर 1939 में जापान से एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के बाद सोवियत संघ ने पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड पर हमला किया गया सोवियत संघ के द्वारा जब उसने जापान से एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किया 17 सितंबर 1939 पर। उसके बावजूद भी अक्टूबर में अभियान की समाप्ति पोलैंड के विभाजन से हुई, जिसमें पोलैंड जर्मनी, सोवियत संघ व स्लोवाकिया तथा लिथुआनिया में बंट गया। पोलैंड के जो हिस्से हो गए जर्मनी, सोवियत संघ, स्लोवाकिया व लिथुआनिया में, लेकिन पोलैंड ने आधिकारिक रूप से फिर भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। पोलैंड पर आक्रमण के बाद सोवियत संघ ने आगे बढ़ना आरंभ कर दिया। जब पोलैंड पर आक्रमण किया 1939 में सितंबर के बाद, उसके बाद जो है सोवियत संघ ने और आगे बढ़ना स्टार्ट किया और जो बाल्टिक देश थे उन पर दबाव के कारण फिनिशियों में शीत युद्ध आरंभ हुआ और फिनिशी सियासत जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। आगे फिनलैंड पर सोवियत संघ का हमला फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी की ओर से सोवियत संघ का युद्ध में प्रवेश माना गया। मतलब जब सोवियत संघ ने फ्रांस जो फिनलैंड पर हमला किया सोवियत संघ ने, तो इसको फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी की तरफ से सोवियत संघ ने युद्ध में शामिल होकर हमला किया ऐसा माना और सोवियत हमले के जवाब में सोवियत संघ को लीग ऑफ नेशंस से निष्कासित कर दिया गया। एक सवाल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि सोवियत संघ को लीग ऑफ नेशंस से कब निष्कासित किया गया। तो सोवियत था उसको लीग ऑफ नेशंस से जब उसने फिनलैंड पर हमला किया तब यह मानकर कि वह जर्मनी के समर्थन में है, फ्रांस और ब्रिटेन ने यह माना और उसको लीग ऑफ नेशंस से निष्कासित कर दिया। चीन इस निष्कासन पर रोक लगा सकता था, किंतु चीन ने ऐसा नहीं किया और परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की तरफ से चीन की जो सभी सैन्य सहायताएं थी उसको निलंबित कर दिया गया। सोवियत ने जितनी भी सैन्य सहायताएं थी चीन के लिए उन सबको निलंबित कर दिया। युद्ध का वैश्विक स्तर 22 जून 1941 ईस्वी में जर्मनी ने अन्य यूरोपीय धुरी राष्ट्रों के सहयोग से मिलकर ऑपरेशन बारबोसा के तहत, जो ऑपरेशन बारबोसा था उसके तहत सोवियत संघ पर आक्रमण किया, जिनके प्राथमिक लक्ष्य बाल्टिक क्षेत्र, यूक्रेन व मॉस्को थे। इन पर हमला करके उनको जीतना इसका मुख्य जो था वो क्षेत्र था, प्राथमिक क्षेत्र था। जब यह 22 जून 1941 में हमला हुआ, हिटलर के लक्ष्य की अगर बात करते हैं तो सोवियत संघ से सैन्य शक्ति छीनना चाहता था, साम्यवाद का विनाश करना चाहता था, स्थानीय लोगों के लिए रहने का निर्माण करना चाहता था और यह निर्माण भी वह छीन कर ही करना चाहता था और जर्मनी के शेष शत्रुओं का भी अंत उसका एक लक्ष्य बन गया था। शुरुआत में धुरी राष्ट्रों ने सफलता का स्वाद चखा, कोई संदेह नहीं है इस बात में। शुरुआत में धुरी राष्ट्र जो थे उन्होंने काफी अच्छी सफलता अर्जित की युद्ध में और सोवियत के लोगों व बस्तियों को बहुत अधिक क्षति भी पहुंचाई, किंतु बाद में जर्मन हवाई कमान ने हमले को स्थगित कर दिया। अप्रैल 1942 ईस्वी के अंत तक जापान ने बर्मा, फिलीपींस, मलाया, सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। इन क्षेत्रों पर जापान ने बर्मा, फिलीपींस, मलाया व सिंगापुर पर कब्जा कर लिया 1942 अप्रैल लास्ट तक। जापानी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर व अरब सागर पर भी अपना जो आधिपत्य था वो जमा लिया। जापान ने मोरे सभी पर कब्जा करके ऑस्ट्रिया व अमेरिका का संपर्क काट दिया। तो जापान ने ऑस्ट्रिया व अमेरिका का संपर्क कब काटा? जब उसने मोरे सभी पर कब्जा किया। लेकिन मित्र राष्ट्रों ने जापानी सेना को रोक कर वापस भेज दिया। जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने आपस में मिलकर जापानी सेना को रोका और उनको वापस खदेड़ दिया। अब बात करते हैं मित्र राष्ट्रों को इस युद्ध में गति कहां से प्राप्त हुई। तो एशिया में जापान ने दो प्रमुख आक्रमणों को आरंभ किया। पहला भारत के इम्फाल और कोहिमा में और दूसरा चीन पर, और जिसका मुख्य लक्ष्य सैन्य बलों को नष्ट करना था।
6 जून 1944 को मित्र राष्ट्रों ने उत्तरी फ्रांस पर हमला किया और बाद में दक्षिणी फ्रांस पर भी हमला किया। 6 जून 1944 जिसको डी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यह एग्जाम में पूछा जाता है डी दिवस कब मनाया जाता है, डी दिवस किसको कहते हैं, तो 6 जून 1944 यह अभियान सफल हुआ और फ्रांस में जर्मनी की सैन्य शक्तियां नष्ट हो गईं। 22 जून को सोवियत संघ ने बेलारूस पे हमला किया और बाद में जीत भी हासिल की। तो बेलारूस पर सोवियत संघ ने कब हमला किया, 22 जून में। जर्मनी की सेना पराजय का श्रेय, जर्मनी की सेना ने जो हार देखी उसका श्रेय मुख्य रूप से रूस को दिया जाता है। अंत कैसे निकट आया युद्ध का, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी बात करते हैं। तो जर्मनी की सेना ने इटली में 29 अप्रैल को और पश्चिमी यूरोप में 7 मई को समर्पण कर दिया और शेष जगहों पर 11 मई तक समर्पण कर दिया। जर्मनी की जो सेना थी इटली में उसने 29 अप्रैल को 45 और यूरोप पश्चिमी यूरोपी में 7 मई तक और जो शेष बचे हुए जगह थे वहां पर 11 मई तक आत्मसमर्पण कर दिया। 11 जुलाई को मित्र राष्ट्रों के नेता, जो मित्र राष्ट्रों के नेता थे, पोत्सडम जर्मनी से मिले और पहला समझौता किया। जापान को बिना शर्त समर्पण के लिए कहा गया। समझौते में जापान से कहा गया कि वे बिना शर्त के समर्पण करें, किंतु जापान ने इस बात से मना कर दिया। नतीजन जब मना कर दिया तो जापान के खिलाफ कार्यवाही में अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैटमैन नामक 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जिसका नाम लिटिल बॉय था। इस प्रकार जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए, हिरोशिमा व नागासाकी में 6 और 9 अप्रैल को, जिसमें हिरोशिमा पर जो गिराया गया परमाणु बम था उसका नाम फैटमैन और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। इसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया और इसी के साथ युद्ध की समाप्ति कर दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मुख्य बात हुई वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की द्वितीय विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं एग्जाम से रिलेटेड उनकी संपूर्ण चर्चा। जो हमारा अगला पार्ट होगा विश्व इतिहास भाग 4, उसमें हम चर्चा करेंगे रूसी क्रांति की। तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आप फेसबुक ग्रुप लर्निजी और फेसबुक पेज लर्निजी पर भेज सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।